दुनिया के दबंग रूस के खिलाफ एक छोटे से देश यूक्रेन ने जिस ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को अंजाम दिया है, उससे दुनिया के होश फाख्ता हो गए हैं दोस्तों। इस वक्त हर जनरल, हर आर्मी थिंक टैंक, हर रक्षा विश्लेषक वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सलाम कर रहा है। जी हां, वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जिन्होंने ट्रंप के सामने बैठकर उनकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया था और उस वक्त भी उन्होंने करारा जवाब दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपनी देश की अस्मिता के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करूंगा। और अब उन्होंने रूस के 40 जंगी जहाजों को बर्बाद कर दिया है एक ऐसे ऑपरेशन के जरिए जिसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। सरल शब्दों में कहा जाए, करीब 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। ट्रक्स गए स्मगलिंग के जरिए और उन्हीं ट्रक से ड्रोन्स उठे जिन्होंने रूस के अलग अलग सैनिक बेसिस को टारगेट किया। मगर आपके जहन में सवाल होगा, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को अंजाम कैसे दिया गया? तो मैं आपके सामने रिसर्च के जरिए पूरे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। एक एक पहलू आपके सामने होगा, रिलायबल सोर्सेस के जरिए, विश्वस्त सोर्सेस के जरिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक करीब 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इसमें उनके अपने सीक्रेट एजेंट्स का एक बहुत बड़ा किरदार था। आपकी स्क्रीन पर एसबीयू के मुताबिक उनके एजेंट्स ने ये ड्रोन्स रूस के अंदर तस्करी करके पहुंचाए थे। एक समय पर शायद जब ये ड्रोन्स रूस में ही थे, तब उन्हें मोबाइल लकड़ी के शेड्स के अंदर छुपा दिया गया था। सीएनएन को मिली तस्वीरों में ये ड्रोन दिख रहे हैं जो इन शेड्स की मेटल छत के ठीक नीचे इंसुलेशन वाले हिस्से में छिपा कर रखे गए हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन में ये हैं वो खांचे जिनमें वो ड्रोन्स को रखा गया था। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप अलग अलग खांचे देख रहे हैं और यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 खांचे देख रहे हैं और हर खांचे के अंदर वो ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के एयर बेसिस पर हमला करने के लिए किया था। सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन की प्लानिंग पिछले करीब 2 सालों से कम 1.5 सालों से चल रही थी और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सीएनएन को वो तस्वीरें मिली हैं यूक्रेन के जरिए जिसमें यह पता चल रहा है कि किस तरह से कारखानों में इन ड्रोन्स की तैयारी की जा रही थी और अलग अलग कंटेनर्स में उन्हें रखा गया था। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह उस कारखाने की तस्वीर है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, यह उस कारखाने की तस्वीर है जहां अलग अलग खांचों में ड्रोन्स को रखा गया था और आप देख सकते हैं हर खांचे के ऊपर एक मेटालिक इंसुलेशन है, यानी कि एक मेटालिक दरवाजा है जो हर खांचे के ऊपर, हर डब्बे के ऊपर यहां पर दिखाई दे रहा है। इन लकड़ी के केबिन्स को फिर ट्रकों पर लादकर एयरबेस के पास वाली जगहों पर पहुंचाया गया। तो आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर इन ट्रक से ये ड्रोन्स कैसे उड़े, इन्हें कंट्रोल कैसे किया गया, किसका इस्तेमाल हुआ? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं, मगर सबसे जरूरी है वो रहस्यमय ट्रक ड्राइवर। सही सुना आपने दोस्तों, इस वक्त अलग अलग सोर्सेस के जरिए पता चल रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर का इस्तेमाल किया गया। यह ट्रक ड्राइवर यूक्रेन मूल का है और रूस में रह रहा था। यह ट्रक ड्राइवर उन ट्रक्स को लेकर आता है और फिर इन्हीं ट्रक से वो ड्रोन्स उठते हैं और सैनिक बेसिस पर प्रहार होता है। इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपके स्क्रीन पर? वो रहस्यमय ट्रक ड्राइवर जिसने की यूक्रेन की मदद। यूक्रेन ने यह साफ नहीं बताया है कि उसने इतने हाई प्रोफाइल मिलिट्री टारगेट्स के पास तक गाड़ियां बिना पकड़े कैसे पहुंचा दी, लेकिन रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह काम उतना मुश्किल भी नहीं था। रूस के 2 टेलीग्राम चैनल्स बाजा और एस्ट्रा दोनों ने रिपोर्ट किया है कि ट्रक एक यूक्रेनी आदमी ने खरीदे थे जो खुद रूस में रहता है। उसने बस 4 ड्राइवर्स को पैसे देकर ट्रक वहां पहुंचा दिए जहां उसे चाहिए थे। ना रूसी और ना ही यूक्रेनी अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स पर कोई टिप्पणी की है, लेकिन रूसी स्टेट एजेंसी आरआईए ने बताया कि इरकुत्स्क रीजन में एक शख्स की तलाश की जा रही है जो इस हमले में शामिल हो सकता है। उसका नाम वही था जो बाजा और एस्ट्रा ने बताया था। जी हां दोस्तों, उस रहस्यमय शख्स की तलाश की जा रही है जिसने 4 ड्राइवर्स को हायर किया, यानी उन्हें रखा और उसके जरिए उन ट्रक्स को वहां तक पहुंचाया। चलिए, ट्रक्स वहां पहुंच गए, मगर उसके बाद क्या?
क्या इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन के सैनिक या यूक्रेन रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे? इस बारे में जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, उससे आपके होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। यूक्रेन के ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े एक सीनियर सोर्स ने सीएनएन को बताया कि जिन पायलट्स ने ये ड्रोन उड़ाए वो शायद उन जगहों के आसपास भी नहीं थे जहां से ड्रोन लॉन्च किए गए। सही सुना आपने दोस्तों, वहां पर कोई पायलट नहीं था। तो सवाल यह कि उन ट्रक से वो ड्रोन उड़े कैसे? मैं आपको एक डायग्राम के जरिए, एक तस्वीर के जरिए बताना चाहता हूं ट्रक के ऊपर वाला हिस्सा। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ट्रक का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है और उन खांचों में आप तमाम जगहों पर ड्रोन्स को देख रहे हैं। दोस्तों, यह है ट्रक्स का ऊपर वाला हिस्सा। ट्रक्स का ऊपर वाला हिस्सा खुलता है और फिर वो ड्रोन्स उड़ान भरते हैं। मगर बड़ा सवाल, ये ड्रोन्स कैसे उड़ान भरते हैं? तो यहां पर दो पहलू सामने उभर कर आते हैं। एक है इंटरनेट का इस्तेमाल और दूसरा शॉकिंग बट ट्रू, रूसी संचार व्यवस्था का इस्तेमाल। यानी कि सरल शब्दों में यूक्रेन ने रूस की संचार व्यवस्था का इस्तेमाल किया उस पर हमला करने के लिए। गौर कीजिए मेरे एक एक शब्द पर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंटरनेट और रूसी संचार व्यवस्था का किया इस्तेमाल। यूक्रेन ने वहां एक इंटरनेट हब सेटअप किया होगा जिससे पायलट्स दूर बैठकर ड्रोन कंट्रोल कर सकें और फिर हर एक एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को तेजी से लॉन्च करके एक एक करके टारगेट्स पर हमला किया गया होगा। सूत्र ने बताया कि यह कम्युनिकेशन हब कोई सिंपल रूसी मोबाइल फोन भी हो सकता है जिसे ट्रैक करना बाकी सिस्टम्स जैसे यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा स्टारलिंक की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। इस हमले से जुड़े एक और सूत्र ने भी कंफर्म किया है कि यह हमला रूसी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए ही अंजाम दिया गया था। जैसे ही ट्रक अपनी जगह पर पहुंच गए और ड्रोन तैयार थे, केबिन की छतें खुली और ड्रोन अपने अपने टारगेट्स की ओर उड़ गए। मैंने आपके सामने यह तस्वीर पेश की थी, देख सकते हैं आप बाकायदा ट्रक के ऊपर देख रहे हैं। यह छत खुली और उसके बाद यह ड्रोन्स उड़ना शुरू हो गए। अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो मेरे इस दावे की पुष्टि भी कर रहा है। देखिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप देख सकेंगे किस तरह से ड्रोन जो है वो ट्रक की छत से निकलता है। देखा जाए। Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он коптером управляй, нахуй, грузовозить и все. О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то с автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Оказывается, пидорас, оказывается. Во, блядь. Менты промазали, нахуй. Ёбаный, он опять туда полетел, сука, в эту гущу, нахуй. Вот еще один, сука, пидорас. Вот он, еще один пидорас. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और इस हमले के बाद यूक्रेन ने रूस के अहम जंगी जहाजों को निशाने पर लिया। और वो कौन कौन से जंगी जहाज थे आपकी स्क्रीन पर। TU-95, TU-22M3 दोनों स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। इसके अलावा A-50 सर्वेलांस प्लेन्स। एक सूत्र का यह भी कहना है कि करीब 27 TU-95, 4 TU-160, 2 TU-22M3 और 1 A-50 इन्हें नुकसान पहुंचा। और जैसा कि आप रेडार इमेजरी से देख रहे हैं इस तस्वीर में, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस रेडार इमेजरी से यह पता चल रहा है कि किस तरह से रूस के अलग अलग सैनिक बेसिस को निशाना बनाया गया।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रूस के किन किन एयर बेसिस को, किन सैनिक बेसिस को निशाना बनाया गया। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओलेनिया, इवानोवो, डायग्लेव, बेलाया, यूक्रेन का। बाकायदा इन तमाम एयरफील्ड्स को निशाने पर लिया गया है। सरल शब्दों में कहा जाए, हमले रूस के अंदर 4 एयरफील्ड्स को टारगेट कर रहे थे, जिनमें सबसे दूर वाला बेस बेलाया था, जो इरकुत्स्क रीजन में है और यूक्रेन की सीमा से करीब 4500 किलोमीटर दूर है। तो सोच के भी सिहरन पैदा होती है, यूक्रेन की सीमा से 4500 किलोमीटर दूर ट्रक पहुंच जाता है, स्मगल किया जाता है और फिर इन बेसिस को निशाने पर लिया जाता है। वो तमाम बेसिस जो आप इस मैप में देख सकते हैं। आगे बाकी टारगेट्स में मुरमांस्क के पास आर्कटिक सर्कल में मौजूद ओलेनिया बेस शामिल था, जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। फिर दियाग्लेव एयरबेस, जो रियाजॉन ओब्लास्ट में है, करीब 520 किलोमीटर की दूरी पर, और इवानोवो एयरबेस, जो रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बेस है, यह यूक्रेन की सीमा से करीब 800 किलोमीटर दूर है। सवाल यह भी किया जा रहा है दोस्तों कि क्या यह एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है? तो इसका सरल सा जवाब है, रूस का अपना अहंकार उसे ले डूबा। रूस को अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर अहंकार था। उसका यह भी कहना था कि यूक्रेन तो किसी कीमत पर अंदर घुस ही नहीं सकता, और उसका यही अहंकार उसे ले डूबा। सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर बेलाया बेस पर रूस के सबसे कीमती एयरक्राफ्ट अक्सर खुले में खड़े रहते थे, जो एयरफील्ड में साफ साफ दिखाई देते थे और गूगल मैप्स जैसी सैटेलाइट इमेज में भी देखे जा सकते थे। मॉस्को को शायद लगता था कि इतनी दूर की दूरी ही इन एयरक्राफ्ट्स को यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित रखने के लिए काफी हैं। रूस अब भी यूक्रेन के ऊपर एयर सुपीरियरिटी बनाए हुए है। हां, यूक्रेन को उसके साथियों ने कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स दिए थे, जैसे अमेरिका का ATACMS और ब्रिटेन फ्रांस का स्टॉर्म शैडोज, लेकिन इनमें से किसी की भी रेंज इतनी नहीं है कि वो रूस के अंदर तक हमला कर सके। आप में से कई लोग दोस्तों कल कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि ये जंग यूक्रेन वर्सेस रूस नहीं है, ये रूस वर्सेस नेटो है। हालांकि यूक्रेन अभी नेटो का हिस्सा नहीं है। आप में से कई लोग ये भी कह रहे थे कि यह जंग रूस बनाम ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन है। तो मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि यह जो हमला है, यानी ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, इसमें ना ब्रिटेन का सहारा लिया गया ना अमेरिका का। इस हमले के पीछे अगर किसी की सोच है तो वो यूक्रेनी गुप्तचर विभाग, और सबसे बड़ी बात, वो शख्स जो एक जमाने में स्टैंड अप कॉमेडियन था, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और इसने कहीं ना कहीं रूस की जो कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्सपोज किया है। रूस की कमजोरी, कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम। इन बेसों पर रूस का रडार और एयर डिफेंस इतने लो ऑल्टीट्यूड और अचानक हमले के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे हमले को रोकने का सबसे असरदार तरीका है भारी मशीन गन से फायर करना। रूस ने काले सागर में यूक्रेनी सी ड्रोन के खिलाफ भी इन्हीं भारी मशीन गनों का इस्तेमाल किया था। यानी कि ऐसा नहीं कि रूस के पास इन ड्रोन हमलों को नाकाम करने का जरिया नहीं था, भारी मशीन गन्स, मगर इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक करके किस तरह से इस वीडियो में टारगेट किया गया था एक एयर बेस पर खड़े रूसी विमानों को। वो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब जिससे दुनिया के होश फाख्ता हो गए हैं, जिसने कहीं ना कहीं युद्ध लड़ने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यह चुनौती भारत के लिए भी है, यह सबक भारत के लिए भी है कि वो अपने देश के दुश्मनों को कैसे टारगेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत का कोई दुश्मन, कोई आतंकवादी देश यूक्रेन से सबक लेकर कहीं हमें निशाने पर ना ले। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।